चलें जी, आज का जो हमने कल पढ़ा था, आप लोगों ने उसको पढ़ा, समझ आई आपको? उसमें किसी को कोई हाँ जी कंफ्यूजन सर। है? नो। चलें जी, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रिसर्चेज आती हैं, इसके बाद कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड रिसर्चेज आती हैं। अब उन रिसर्चेज को चाहे तो आप लोग खुद पढ़ लेना, वैसे पेपर में वो ऐड नहीं होंगी। और कुछ ये है कि कौन सी ट्रेड्स जो है, कौन सी शख्सियत वाला बंदा कौन से काम सर अंजाम देता है, और कुछ जो उसने बर्थ ऑर्डर के मतलब बताया है, उससे रिलेटेड कुछ रिसर्चेज हैं, उनको भी पढ़ने की वैसे पढ़ लीजिएगा, यानी कि पेपर में ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाता है, स्क्रीन में आपको शो करवा देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। स्क्रीन शो हो गई आप लोगों को? स्क्रीन शो हो हाँ रही जी है। सर। अब इसमें हमने पढ़ना है आगे डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल। अब वो कह रहा है आउट ऑफ दिस इनक्रेडिबल वेल्टर ऑफ फैमिली एक्सपीरियंस, जो खानदानी तजर्बे की नाकाबिल यकीन जो इस्तकबाल होता है, एंड द पर्सन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट इमर्जेज a guiding goal and a distinctive style of life. सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इसमें वो कहता है कि जो खानदानी तजर्बे का नाकाबिल यकीन जो इस्तकबाल होता है, और इसी शख्स की जो तर्जुमानी होती है, उससे नए मकसद बनते हैं और बंदे का नया तर्ज ज़िंदगी बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि शुरू में ही इशारों से ये बात बताया गया था, द थ्री मेजर सेट्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती अवामिल के तीन बुनियादी सेट जो होते हैं, जो कि किसी बंदे पर असरअंदाज होते हैं, डेट मे गिव राइज द severely डिस्ट्रक्टिव और न्यूरोटिक लाइफ गोल्स आर, जो कि असरअंदाज होते हैं और एक बंदे को तबाहकुन या असाबी जो उसके तनाव है उसकी तरफ उसकी ज़िंदगी के गोल्स होते हैं। नंबर वन क्या है? ऑर्गन इंफ्योरिटी, कि जो आपका ऑर्गन है उजलात की कमज़ोरी, निगलेक्ट और रिजेक्शन, अगर आप एक चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। नंबर थ्री क्या होता है? पैम्परिंग, कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाड प्यार उसके साथ कर रहे हैं। ये तीन के तीन फैक्टर्स जो हैं किसी बंदे की डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ किसी बच्चे को या किसी बंदे को लेके जाते हैं। A destructive life goal can be established in families. अब जो डिस्ट्रक्टिव लाइफ गोल होता है, मकसद होता है, वो फैमिली के अंदर ही बनना शुरू हो जाता है। फैमिली ही बनाती है कि ये बंदा डिस्ट्रक्टिव लाइफ गोल की तरफ जाए। इन विच इधर पेरेंट्स, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, इज इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम द चिल्ड्रन, वो जज्बाती तौर पे बच्चे के से अलग हो जाते हैं, और अथॉरिटेरियन या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हार्श यानी कि अपनी मलकियत समझना शुरू कर देते हैं। इन डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस इट आल्सो कैन अकर इट आल्सो कैन अकर व्हेन पेरेंट्स पैम्पर देयर चिल्ड्रन, ये उस वक्त भी हो सकता है जब एक माँ बाप जो होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, तब भी वो डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जा सकता है। एडलर बिलीव दैट पैम्परिंग ऑफ द चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स वाज स्पेशली डैमेजिंग। एडलर का ये मानना था कि माँ बाप की तरफ से जो बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है, ये तबाहकुन हो सकता है। पैम्परिंग अकर व्हेन एवर पेरेंट्स ओवर indulge their children by persistently gratifying every wish they have without requiring them to make any effort to reciprocate.
अब इसमें वो कह रहा है कि जी ये उस वक्त हो सकता है जब माँ बाप हर काम में खुद दखल अंदाजी करना शुरू कर दें और बच्चे की जो भी ख्वाहिशें हैं उसके बगैर कहे ही पूरी करना शुरू कर दें, इसमें उसको कोई बच्चे को कोशिश ना करना पड़े, तो ये तबाहकुन हो सकता है। रिसर्च shows that such children are likely to grow in young adulthood with the feelings of entitlement and narcissism। अब वो कह रहा है जैसे ही बच्चा जो बड़ा होगा वो उसके एहसास जो होंगे वो नार्सिसिज्म की तरह के बनना शुरू हो जाएंगे जैसे ही वो जवानी में जाएगा। दे हैव लिटिल सेंस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, उसकी जो माशरती दिलचस्पी होगी वो बहुत कम होगी। एंड एट बेस फील इनकम्पिटेंट एंड इंफीरियर, वो अपने आप को इंफीरियर कमतर महसूस करेगा और इस काबिल नहीं समझेगा कि वो कुछ कर सकता है। न्यूरोटिक इंडिविजुअल्स साबी जो अफराद होते हैं who grow up the destructive family environment are दूध जो कि ऐसे तबाहकुन खानदानी माहौल के अंदर नशोनुमा पाते हैं आर दूध वो होते हैं हु फील वेरी एक्चुअली देयर ओन इनफ्योरिटी, जो खुद ब खुद अपने अंदर एहसास कमतरी फील करते हैं व्हेन थ्रेटन, जब उनको धमकी दी जाती है एंड हु कंपनसेट फॉर दीज फीलिंग्स बाय एस्टेब्लिशिंग अनरियलिस्टिकली हाई गोल दैट दे बिलीव विल इनेबल देम टू डिमॉन्स्ट्रेट पर्सनल सिक्योरिटी ओवर द अदर। जब उन्हें धमकी दी जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसे गोल बना लेते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं और कुछ ऐसे गोल बना लेते हैं जिसको वो शो आउट करवा के दूसरों पर अपनी बढ़ती दूसरे दूसरों पर अपनी बढ़तरी साबित कर सके। वो अनरियलिस्टिक गोल होते हैं, गैर हकीकी होते हैं, यानी कि वो वाले काम जो कभी शायद वो चीज़ भी ना कर पाए, लेकिन वो इस तरह के गोल बना लेता है और दूसरों को दिखाता है कि मेरे गोल देखो, और इवन वो दूसरों पे फिर अपनी बढ़तरी को साबित करने की कोशिश करता है। न्यूरोटिक्स आर ग्रोसरी इन एक्यूरेट इन देयर सेल्फ इवेल्युएशन, जो न्यूरोटिक्स होते हैं सभी अफराद जो होते हैं वो अपना सही तरीके से अपनी ज़ात का इवेल्युएशन नहीं कर पाते। दे आर कंटिन्यूअली टेंस एंड फियरफुल, वो लगातार परेशान रहते हैं और खौफजदा रहते हैं, स्पेशली ऑफ डिसीजन, फैसला लेते वक्त, टेस्ट वक्त और डिफीट और हारते हैं। इन द फाइनल एनालिसिस, आखिरी जो जायजा है, दे आर टेरिफाइड ऑफ बीइंग अनमास्क्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर एज इन्फीरियर। और आखिर में क्या होता है कि जो उसने एक मास्क बनाया होता है गैर हकीकी गोल बना के वो उतर जाता है, लोग उसको इन्फीरियर की सूरत में पहचान करने लगते हैं उसकी। सच पीपल डोंट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सोशल इंटरेस्ट, ऐसे लोग जो हैं वो माशरे के मुताबिक बिहेव नहीं करते। दे आर नॉट courteous, instead they continually adopt safeguarding or defensive strategies to protect themselves। और इवन के वो लगातार से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और डिफेंसिव स्ट्रेटजीज जो है वो अपने आप को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अब सेकंड पे आ जाती दूसरी टाइप, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल, तमीरी तर्ज अमल की ज़िंदगी किस तरह से बनती है। पीपल हु डिवेल्प अ हेल्थी और कंस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल, वो वाले लोग जो सेहतमंदाना या तमीरी तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं। अकॉर्डिंग टू एडर के मुताबिक हैव एक्सपीरियंस ऑफ फैमिली लाइफ, उनके पास खानदानी ज़िंदगी का तजर्बा होता है। इन विच देयर इज़ अ लिटिल फाइटिंग, जहाँ हल्की फुल्की सी लड़ाई झगड़ा बिकरिंग और किंग यानी कि थोड़ा सा बहस वैसा एंड ब्लेमिंग और थोड़े बहुत इल्ज़ाम चल रहे होते हैं। इन सब का उसने फैमिली में रहते हुए तजर्बा किया होता है। इन सच अ फैमिली, ऐसी खानदान में पेरेंट्स ट्रीट देयर चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये इस ऐसे खानदान में जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को इज्जत के साथ ट्रीट करते हैं, इज्जत के साथ उनसे मिलते हैं और उनकी अहमियत को कंसिडर करते हैं। अंडर सच कंडीशन, ऐसे हालात में एडर बिलीव दैट, एडर का ये मानना है, इंडिविजुअल आर लाइकली टू लर्न, जो फर्द होता है वो ज़्यादा दिलचस्पी रखता है ये चीज़ सीखने में। द इम्पोर्टेंस ऑफ
इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन पीपल, वो लोगों के दरमियान ताउन और बराबरी की अहमियत को सीखने की कोशिश करता है। ये एडर का बिलीफ था। एडर लेफ्ट द नेचर ऑफ दीज गोल्स अनस्पेसिफाइड, और एडर ने इन मकासद को अनस्पेसिफाइड रखा। दे कुड रेंज फ्रॉम प्रिंसिपल, उसने कुछ असूल जो है वो बनाए, सच एज होनेस्टी, ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हुकूमत अमली है। एंड डू नॉट डू अनटू अदर एज यू वुड हैव देम डू अनटू टू यू, कोई उस वक्त तक आपके साथ कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद ना करें। टू कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल गोल्स, आपको कुछ ऑक्यूपेशनल गोल्स होते हैं, सच एज बिकमिंग अ प्रोफेसर, जैसे कि प्रोफेसर बनना, डॉक्टर बनना, कंप्यूटर टेक्नीशियन बनना, मैकेनिक बनना, बुक सेलर बनना, और इसके साथ साथ टेलीविजन रिपेयर करने वाला बंदा बनना। एडर बिलीव दैट द इंडिविजुअल कुड फिल एनी ऑफ दीज रोल्स इन अकॉर्डेंस विद सोशल इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है कि एडर का ये मानना था कि फर्द जो है वो इन रोल्स में से कोई भी रोल जो है वो अपना लेता है माशरे के इंटरेस्ट के मुताबिक। डैट इज़ बाय एक्सपेंडिंग मैक्सिमम एफर्ट, और वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश लगाता है। एंड यूटिलाइजिंग देयर एबिलिटी टू मैक्सिमम ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी सलाहियतों से माशरे की फलाह बहबूद के लिए एक अहम रोल अदा कर सके। Thus, at auto mechanics are as worthwhile as a physician if each is maximize the use of his or her ability and make his or her best effort within the context of behaving in accordance with social interest। यानी कि हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहा होता है कि माशरे के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सके और माशरे के मुताबिक ही वो अपना बिहेवियर अपनाए। Adler also maintained that the healthy person could change his or her function, fictional finalisms or guiding self ideas of circumstances demanded it। अब वो कह रहा है, एडलर ने कहा कि जो एक सेहतमंद बंदा होता है वो इस काम में लगा रहता है कि वो जो भी तब्दीलियाँ यानी कि चाहिए होती है वो तब्दीलियाँ लेके आता है और रहनुमाई करता है, और शायद वो सेल्फ आइडिया यानी कि जो चीज़ें उसको ज़ात को अच्छी लगती है वो काम करता है। एक सर्कमस्टांसिस डिमांडेड इट, जैसे ही सर्कमस्टांसिस होंगे, जैसे हालात होंगे उसके मुताबिक वो परफॉर्मेंस अदा कर रहा होता है। वुड सच अ पर्सन एक्ट डिसऑनेस्टली एंड स्टील अ लोफ ऑफ ब्रेड टू फीड अ स्टार्विंग चाइल्ड, क्या ऐसा बंदा जो है वो ईमानदारी के बगैर ज़िंदगी गुजारता है, गैर ईमानदार होता है, या चीज़ों ब्रेड वगैरह को चोरी करके अपने बच्चों को देता है? एडर वुड प्रोबेबली आंसर, एडर ने ज़्यादातर जवाब दिया यस, इसका जवाब दिया यस, बट ओनली इफ द इंडिविजुअल हैज एक्सक्लूडेड एवरी अदर एवेन्यू इन द ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि जब हर तरफ से मसले का हल ना निकले तो आखिरी हरबा वो इस तरह का अपनाता है, इससे पहले वो इस तरह की हरकत नहीं करता। द हेल्थी पर्सन लिव्स बाय प्रिंसिपल, जो सेहतमंद लोग होते हैं वो असूलों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, बट इज़ रियलिस्टिक इनफ, लेकिन जो वो असूल होते हैं वो हकीकी होने चाहिए। इन आप बहुत ज़्यादा टू मोडिफाई, तो उनमें हम तब्दीली कर सकते हैं। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ हालात नासाजगार हो जाए तो हम उसके अंदर कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एडलर फोर मेजर लाइफ स्टाइल। एडलर ने 4 तरह के तर्ज ज़िंदगी जो है वो बयान किए थे। एडलर ने पहले तो यानी कि हमें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का मतलब बता दिया, फिर उसने एक निज़ाम, एक सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर 4 तरह के तर्ज ज़िंदगी आते थे। ट्रॉफी के अंदर इसको उसने ट्रॉफी का नाम दिया था। इसमें 4 तरह के उसने तर्ज ज़िंदगी बयान किए थे। ये प्रोवाइड द टाइपोलॉजी के अंदर इसने ये 4 तरह के तर्ज ज़िंदगी उसने बयान किए। बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर human beings as a type, but believe each person has a unique style of life। वो ये नहीं समझता था कि इंसान जो है वो एक टाइप हो, बल्कि वो ये इस बात पे यकीन रखता था कि हर बंदे का अपना एक खास किस्म का तर्ज ज़िंदगी होता है। नेवरदलेस ही बिलीव दैट सच अ टाइपोलॉजी हैड सम एजुकेशनल वैल्यू। ये जो टाइपोलॉजी होती है इसकी कुछ अपनी तलीमी इक़दार होती हैं। एंड ही प्रेजेंटेड इट विद
डेट डिस्क्लेमर, और ये यानी कि इसको दी जाती है इस क्लेम के साथ। रूलिंग आ जाता है, रूलिंग, गेटिंग एंड अवॉइडिंग टाइप। तीन तरह की टाइप्स होती हैं, हुक्मरानी करना, हासिल करना, और किसी को इग्नोर करना, अवॉइड करना। ये तीन तरह की टाइप्स होती हैं। ऑल हैव डिस्ट्रक्टिव लाइफ स्टाइल। ये तीनों तरह के जिन लोगों में ये तीन टाइप्स पाई जाएंगी वो सब के सब कौन से होंगे? डिस्ट्रक्टिव लाइफ स्टाइल वाले होंगे। वेयर एज सोशली यूजफुल टाइप हैव कंस्ट्रक्टिव लाइफ स्टाइल। जबकि माशरे के लिए फ़ायदा मंद जो किस्म होती है वो कंस्ट्रक्टिव लाइफ स्टाइल होते हैं। रूलिंग टाइप, इंडिविजुअल ऑफ द रूलिंग टाइप अकॉर्डिंग टू एडर लेक सोशल इंटरेस्ट। इसमें कोई माशरती दिलचस्पी नहीं होती, ना इसमें कोई जरूरत होती है, कर्ज होती है और हौसला होता है। वैन थ्रेटन, जब इन्हें धमकी दी जाती है, दे ट्राई टू रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी। ये अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए बाय एक्टिंग इन एंटी सोशल वे। तो ये एंटी सोशल वे में एक्ट करते हैं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। दे आर स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल सिक्योरिटी। ये लगातार कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपनी जात को superior करने में। इज सो इंटेंस, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दैट दे आर टिपिकली एक्सप्लॉइट एंड हार्म अदर, जिसके लिए वो ये दूसरों को धमकियाँ भी देते हैं, दूसरे के लिए नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। दे नीड टू कंट्रोल अदर, ये दूसरों पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। टू फील पावरफुल एंड सिग्निफिकेंट, अपने आप को मुनफरद साबित करने के लिए, ताकतवर साबित करने के लिए ये दूसरों पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। As children, ruling types want to exclude stronger children and prey only the weaker children. अब इस तरह के बच्चे जो कि रूलिंग टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मजबूत कैंडिडेट होता है या ताकतवर बच्चे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं गेम से, और कमज़ोर बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं ताकि ये डोमिनेट आ सके, उनको जीत सके, डोमिनेट हो सके उन पे। व्हेन दे फेल when they fail to get their way, जब ये अपना रास्ता निकालने में नाकाम हो जाते हैं, they throw themselves on the floor, ये अपने आप को फर्श पे गिरा देते हैं। hold their breath, अपनी सांस को रोक लेते हैं और स्क्रीन की और टांगे वगैरह मारना शुरू हो जाते हैं, और yell in the hope that their parents will come, और ये इसे उम्मीद भी होता है कि इनके वालिद जो है वो इस दुनिया से रुक सकते हैं। when they become adult, जब वो बलौगत में जाते हैं, रूलिंग टाइप वांट टू कंपेयर, दे वांट टू लॉर्ड इट ओवर देयर स्पोजेस। जैसे ही वो यानी कि शादीशुदा जिंदगी में जाते हैं वो अपनी बीवी पे रोब और दबदबा जमाने की कोशिश करते हैं। दे एक्सपेक्ट दे आर सपोज टू cater टू देयर एवरी नीड। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसके जो बीवी होती है उसकी हर ज़रूरत को पूरी करे, एंड टू पे कांस्टेंट अटेंशन, लगातार उन्हें तवज्जो दें। एज पेरेंट्स दे अदर एज पेरेंट्स दे ऑर्डर देयर चिल्ड्रन टू ओबे, और एज अ माँ बाप यानी कि वालदेन वालदेन होने के नाते ये अपने बच्चों को हुक्म देते हैं कि जी वो इनका हुक्म माने। Because I said so, as leaders of teenage gang, they are arrogant and vain. They like to threaten their followers. वो सेम उसी तरह के वो बच्चे जो होते हैं वो तो एरोगेंट होते हैं, और इसके अलावा वो दूसरे अपने साथियों को धमकियां देते हैं। इफ़ यू डोंट स्टील दैट सीडी, अगर तुमने ये सीडी ना चुराया, आई विल ब्रेक योर आर्म, मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। रूलिंग टाइप्स में आल्सो ट्राई टू कंट्रोल पीपल, ये लोगों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं थ्रू द यूज ऑफ मनी, पैसे खर्च करके, इन द बिलीफ, इसी यकीन के साथ डेट एवरी वन हैज़ अ प्राइज, के हर बंदे की कोई ना कोई कीमत होती है, इसलिए ये कीमत लगाते हैं, लोगों को पैसे खर्च करके लोगों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। एड्रेस साइटेड जो अलाइन डेलिक्वेंसी सुसाइडल इंडिविजुअल, वो वाले लोग जो कि खुदकुशियाँ कर लेते हैं, या वो वाले लोग और जो वो के नॉन वगैरह को एक करते हैं या एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं। एंड ड्रग एडिक्ट जो होते हैं एज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द रूलिंग टाइप, ये उसकी बुनियादी एग्जांपल्स हैं रूलिंग टाइप की, जो इनकी ऐसी शख्सियत होती है। अभी तक जितना पढ़ा है इसको चले पहले पूरा पढ़ रही है। उसके बाद आ जाता है द गेटिंग टाइप। इंडिविजुअल ऑफ द गेटिंग टाइप आर रिलेटिवली पैसिव।
ये ज़्यादातर पैसिव होते हैं एंड मेक लिटिल एफर्ट, और हल्की-फुल्की सी कोशिश करते हैं मसलों को, अपने मसलों को हल करने के लिए। इंस्टेड दे रिलाई ऑन अदर, ये दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, खुद हल्की-फुल्की सी कोशिश करते हैं और दूसरों पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। टू टेक केयर ऑफ देम, उनकी कि वो इनकी केयर करें। चिल्ड्रन ऑफ मैनी एफ्लुएंट permissive parents are given whether they demand growing up in such an environment they have little need to do things for themselves and little awareness of their own ability to productive और टू गिव अदर। अब वो बेसिकली इसमें ये कहा गया है, जो बच्चे इस तरह के खानदान में नशो हुआ पाते हैं, वो बच्चे मोस्टली इस तरह होते हैं कि वो चीज़ों को, वो दे हैव लिटिल नीड टू डू थिंग्स, बहुत कम उनको का ज़रूरत होती है कि वो चीज़ों को खुद से करें, और बहुत कम उनके पास अवेयरनेस होती है अपनी सलाहियतों से मुतल्लक, क्योंकि सब कुछ उन्हें बना बनाया दूसरों की तरफ से मिला हुआ होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस, उनमें एतमाद की कमी होती है। दे अटेम्प्ट टू सराउंड देमसेल्फ विद पीपल हु आर विलिंग टू accede टू देयर रिक्वेस्ट, जो यानी कि आसानी के साथ उनकी रिक्वेस्ट पे एक काम, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएं, या ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। गेटिंग टाइप फ्रीक्वेंटली यूज चार्म टू परसूड अदर्स टू हेल्प देम, यानी कि इन्हें खुशी होती है जब दूसरों की मदद करके। उसके बाद आ गया अवॉइडिंग टाइप पीपल ऑफ द अवॉइडिंग टाइप लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनमें भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। नेसेसिटी फॉर सॉल्विंग क्राइसिस, जो ज़रूरी क्राइसिस होते हैं उनको सॉल्व करने में इनमें एतमाद की कमी देखी जाती है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग विद देयर प्रॉब्लम, वो अपनी प्रॉब्लम के साथ बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करने पड़ती है सॉल्व करने में। दे टिपिकली ट्राई टू साइड स्टेप, वो आमतौर पे ये कोशिश करते हैं कि वो साइड पे हो जाए, वो ऐसा काम ही ना करे। देयर बाय अवॉइडिंग डिफीट, और साइड पर होकर वो अपनी हार मान लेते। सच इंडिविजुअल्स आर ऑफन सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होते हैं। दे आर इनक्लाइंड टू डे ड्रीम, वो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। एंड क्रिएट फैंटेसीज, और ये कौन बोल रहा है, एंड क्रिएट फैंटेसीज, और वो ही यानी कि अपने जहन में ही कोई आइडियाज बनाना शुरू हुए, ख्वाबों की दुनिया में, कहानियों की दुनिया में रहते हैं। इन विच दे आर ऑलवेज सुपीरियर, जहाँ वो हर वक्त बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, उधर वो अपने आप को हीरो ही कंसिडर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आ जाती है, द सोशली यूजफुल टाइप। People of the socially useful type grow up in families where the members are helpful and supportive of each other. वो वाले लोग जिनका तर्ज ज़िंदगी माशरती फ़ायदे फलाह बहबूद के लिए होता है, वो ऐसे ख़ानदानों में परवरिश पाते हैं जहाँ जिन ख़ानदानों के लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं, ऐसे ख़ानदानों में इनकी परवरिश होती है। Treat each other with respect, consideration, and are disinclined to handle stress and problem through conflict and aggression. अब ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं, और हैंडल करते हैं स्ट्रेस को और मसलों को हल करने के लिए थ्रू कन्फ्लिक्ट, जो कि तनाज़ात से बड़े होते हैं या गुस्से से बने होते हैं, उनको हैंडल करने की ये कोशिश करते हैं। इंस्टेड दे हैव टू करेज टू फेस देयर प्रॉब्लम, इनमें ज़रूरत होती है कि वो अपनी मुसीबतों का सामना करते हैं। डायरेक्टली एज अ मीन्स ऑफ सॉल्विंग दैम, बराह रास्त इसको हल करने की कोशिश करते हैं। एज अडल्ट्स their orientation to family member is based on respect, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फैमिली मेम्बर की जो ओरिएंटेशन है, इस चीज़ की बुनियाद किस पे होती है, इज्जत पे, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत पे, अफेक्शन पे, एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती पे, एंड नॉट ऑन मैनिपुलेशन एंड गेम प्ले, ना कि दूसरे एक दूसरे को चक्कर देने में लगे रहना या एक दूसरे के साथ गेम खेलना। हाँ, ये इस तरह के काम में नहीं होती।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोशली यूजफुल पीपल आर साइकोलॉजिकली हेल्थी। माशरे के लिए जो फ़ायदेमंद लोग होते हैं वो नफ्सियाती तौर पे सेहतमंद होते हैं। दे फेस लाइफ कॉन्फिडेंटली, वो ज़िंदगी का सामना एतमाद के साथ करते हैं। एंड आर प्रिपेयर टू कोऑपरेट विद अदर्स, और वो तैयार रहते हैं दूसरों के साथ ताउन करने के लिए। कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरे लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने में वो अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी, और एक अच्छा निज़ाम कम्युनिटी बनाते हैं, बेहतरीन कम्युनिटी को वो बुनियाद फराहम करते हैं। दे सी अ लाइफ गोल ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो ज़िंदगी का जो मकसद होता है मनी बनाने का, उसको ऐसे देखते हैं एज अनइम्पोर्टेंट, जैसे वो गैर ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये होता है ना ज़हन के जी सिर्फ अपने लिए सोचो, रकम बनाओ, माल छापना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के नज़दीक है ना माशरे की फलाह बहबूद ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, बजाय इसके कि वो पैसों के मतलब सोचे। पैसे उनके लिए इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोशल इंटरेस्ट, जो चीज़ें माशरे के मफाद में होती हैं उसके मुताबिक ये लोग काम करते हैं। समझ आ गई? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ आ गई? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। तो फिर मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी दे देता हूँ। जी सर। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट टेक्निक। Like Freud, Adler sought to understand the individual personality by focusing on early childhood experience. फ्राइड की तरह एडलर ने भी इस चीज़ को, किसी फर्द की शख्सियत को समझने के लिए इस चीज़ पे जोर दिया कि हम उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को समझें। ही यूज्ड थ्री मेजर टेक्निक्स, उसने तीन बुनियादी टेक्निक जो थी वो इस्तेमाल की इस मकसद के लिए। अर्ली रिकलेक्शन, ड्रीम एनालिसिस एंड बर्थ ऑर्डर एनालिसिस। अर्ली रिकलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। Adler believed that reports by patients of their earliest memories provide valuable insight into their unique style of life. अब एडलर का ये मानना था कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, आप उससे उसकी अर्ली मेमोरीज के बारे में जो भी मालूमात लेंगे, वो मालूमात आपको तवज्जो दे देगी, वो मालूमात आपको बता देगी कि इसका तर्ज ज़िंदगी शुरू में कैसा रहा है, कि ज़िंदगी का तर्ज अमल कैसा रहा है। ही मेंटेन दैट पेशेंट वर वेरी विलिंग टू डिस्कस दीज मेमोरीज, उसने कहा कि जो मरीज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा रजामंद होता है कि वो अपनी इन मेमोरीज को डिस्कस करे। ऑफन द मेमोरीज वर बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस, अक्सर वो वाली मेमोरीज जो एक्चुअल एक्सपीरियंस पर नहीं होती है। बट सम टाइम दे वर फैंसीफुल, बाद का ये फैंसीफुल भी होती है। वेदर रियल और इमेजिनरी, बाद का ये हकीकी होती है, बाद का ये तस्वीराती होती है। एडलर थॉट दे स्टिल रिवील्ड इम्पोर्टेंट मीनिंग, इसके बावजूद एडलर ने कहा कि वो सोचता है कि हम फिर भी अहम मतलब इनसे निकाल सकते हैं। एंड गेव ग्लिम्स इनटू द पर्सन स्ट्राइविंग फॉर द सिक्योरिटी, और जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये बंदा किस तरह से सिक्योरिटी की तरफ जा सकता है कोशिश करके। टू इलिस्ट्रेट, मिसाल के तौर पे द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मेमोरीज, ये जो मेमोरीज हैं इनकी एक खास अहमियत होती है। एडलर रिपोर्टेड द रिकलेक्शन ऑफ अ वुमन whose father gave her a pony when she was 3 years old। एडलर ने एक केस डिस्कस किया कि एक औरत थी, उसके वालिद ने जब 3 साल की उम्र थी, उसकी एज थी, उसको एक पोनी
ही दी थी उसको रिकॉल करने के लिए रिकलेक्शन की। ही आल्सो गेव हर अल्डर सिस्टर अ पोनी। उसने अपनी छोटी बहन बड़ी बहन को भी पोनी दी। ऑन द सेम ओकेजन इसी लम्हे mounted on her own pony, the oldest sister took the reins of the patient pony from her father and proceeded down। इस तरह करें, ये जो अभी हमने ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा ना, बस यहाँ तक रह लेंगे। इसको हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। और अभी कॉल थोड़ी देर में बंद होने लगी है, 1-2 मिनट के अंदर। तो फिर मैं आपको दोबारा कॉल बैक करूँगा। उसमें हम अटेंडेंस वगैरह भी ले लेंगे और जितना ही पढ़ा है इस पे मतलब जितना पढ़ा है पीछे, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। पहले तो उसने यानी कि आमतौर पे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव की बात की थी। फिर उसने कहा कि इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 तरह की पर्सनैलिटी में, जिनमें से 3 के तर्ज ज़िंदगी जो है वो आपको डिस्ट्रक्टिव की तरफ लेके जाएंगे, 2 के जो तर्ज ज़िंदगी है वो आपको कंस्ट्रक्टिव की तरफ लेके जाएगा। एक का जो है वो आपको कंस्ट्रक्टिव की तरफ लेके जाएगा। इस तरीके से एक बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा होता है। इसको पढ़ें एक मरतबा जो हमने पहले पढ़ा है। हाँ जी, क्या हुआ? चलो मैं आपको ना बैक कॉल करता हूँ। अब आप लोगों ने ना उतनी देर इसको जो पढ़ाया है ना इसको पढ़ लें, 3-4 पेजेस पढ़ाए हैं, बाद में देखें।